हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुधरचीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हमने इस साल का लगभग संपूर्ण करंट अफेयर देख लिया था, अगस्त महीने का बचा हुआ था। तो इस क्लास में हम लोग अगस्त महीने के छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर को देखने वाले हैं। नेशनल की बहुत कम चीज़ें ही हमें पढ़नी है, क्योंकि वेटेज इसका बहुत कम हो गया है। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सबसे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो सबसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और हो सकता है बहुत ज़्यादा पूछेगा तो वो तीन क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकता है। उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो टॉपिक दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट दिए गए हैं, बहुत सारे दे दिए हैं। कंप्यूटर हो गया है, फिर आपको फिलॉसफी है, फिर आपका एनवायरनमेंट है, साइंस है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन आने को है। तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि सभी से लगभग दो दो क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको केवल और केवल दो दो ही आपको मिलने वाला है। वही का छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो है 30 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमने इस साल करंट अफेयर देखे हैं, अगस्त महीने का बचा हुआ था उसको हम देखेंगे छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर का इस क्लास में। साथ में अप्रैल महीने का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का बचा हुआ था, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रैल महीने का। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ कुछ डाउट भी थे, उस डाउट को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको याद रखनी है करंट अफेयर में। सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये हमारी करंट अफेयर की आखिरी क्लास रहेगी, और करंट अफेयर आपको अगस्त महीने तक का ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि आज का भी करंट अफेयर पूछ सकता है क्या। पेपर छपना रहता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको सितंबर का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। वो आपसे अगस्त महीने तक का ही करंट अफेयर पूछेगा। वो भी हो सकता है कि 20 अगस्त के पहले तक का पूछे, फिर भी हमने यहाँ पे 31 अगस्त तक का करंट अफेयर कर लिया है। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव, ये देखिए अप्रैल करंट अफेयर था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा बना है? बड़े सेट्टी बना है। ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा बना था? बड़े सेट्टी, जो कि सुकमा जिले में। ठीक है, सुकमा जिले का बड़े सेट्टी जो गांव था वो नक्सल मुक्त गांव बना था। पहला, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव अभी हाल ही में इसे घोषित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नक्सलियों से मुक्त हो गया, तो अब वहां पे क्या होगा? तो बोलेंगे बड़े सेठ लोग रहेंगे क्या? अब वहां पे बड़े सेठ लोग रहेंगे, बड़े सेठ बड़े सेठी, और बड़े सेठ लोग रहेंगे, तो अब वहां पे कमाएंगे कमाएंगे कमा। ठीक है, तो आपको याद रखना है नक्सल मुक्त गांव, तो वहां पे अब नक्सल मुक्त गांव हो गया, तो बड़े सेठ रहेंगे, बड़े सेठ रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ का पहला रैंक आया है। जो फसल बीमा योजना होती है भाई साहब, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सब चीज़ें, तो जब बीमा कराया जाता है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को पहला रैंक मिला है। एक हमारे दोस्त भी थे, उन्होंने बोला कि वो महासमुंद के थे, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, फसल रहती है, उसके बावजूद भी क्या, थोड़ा सा पटवारी को और जो अधिकारी लोग रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा पैसा दे देते हैं और बोल देते हैं कि फसल खराब हो गई है। तो यहाँ किसानों को भी अच्छा पैसा मिल जाता है, पटवारी का भी फायदा, किसानों को भी फायदा, और बीमा का भी, जो ये बीमा वाला है ये बीमा से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, तो बीमा से पैसा मिलता है। तो वैसे करके, तो देखिए छत्तीसगढ़ वाले कितने होशियार हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रैंक आया है, ठीक है, फसल बीमा योजना में, आपको याद रखना है इससे। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये आया था, और ये बनता ही रहेगा नवा रायपुर में। कहां पे? एआई डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ का पहला, कहां पे? नवा रायपुर। नवा रायपुर में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको देखिए वहां पे क्या एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता रहेगा कि हाँ यार ये क्या हो सकता है इसका, तो आप नवा रायपुर करना। पहली बात तो आपको पढ़ना है, और अगर आपको लगे कि यह तो मुझे पता ही नहीं है, तब आप नवा रायपुर कर देना। ठीक है,
देखिए छोटी मेहरा जी, क्या छोटी मेहरा ये क्या है, तो ये पैरा एथलीट है। क्या करती हैं, तो गोला फेंकती हैं, गोला एवं चक्र फेंकती हैं। ठीक है। और इनको गुंडाधुर सम्मान 2024 भी मिला है। ठीक है, हमने आपको याद कराया था, क्या छोटी गुंडा है। घर में जो छोटी बहनें रहती हैं, गुंडा रहती है ना, बोलेंगे हाँ भाई, उन्हीं की बात पापा लोग मानते हैं, मम्मी लोग मानते हैं, जो बोल देती है फिर वैसे हमारी कुटाई कर देते हैं। तो छोटी गुंडा है, आपको याद रखना है। ये जो छोटी मेहरा है, इनको गुंडाधुर जो सम्मान रहता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। गुंडाधुर सम्मान 2024 किसको मिला है, छोटी मेहरा को मिला है। कौन है ये, पैरा एथलीट है। क्या करती हैं, तो गोला फेंकती है, चक्र फेंकती हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अमर सिंह छाबड़ा जी को। किसको, अमर सिंह छाबड़ा जी को छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी 2025 पेश किया गया। उसमें जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, उसको पुलिसिंग के क्षेत्र में कि बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पे कानून व्यवस्था को लागू किया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को 4th रैंक दिया गया था। ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस को 4th रैंक मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके डाउट थे कि आखिर जो अनुसूचित जिले हैं, देखिए अनुसूचित जिले अगर आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में आपको 16 मिलता है। ठीक है। और हमने आपको जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया है वो CGSE ई पाठशाला का, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और वो ज़्यादातर लोग PSC वाले उसको फॉलो भी करते हैं। वो तो उसमें 16 बताया गया है, लेकिन इसमें अगर आप बात करेंगे ऑफिशियल, तो ऑफिशियल है 17। कितने हैं, 17 है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कोरिया है, सूरजपुर है, संपूर्ण जिला। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अनुसूचित जिले हैं, संपूर्ण कुल, है ना, तो आपको याद रखना है 17 पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। ठीक है। और 4 जो जिले हैं वो अंशतः हैं, उनके कुछ कुछ भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। 17 पूर्ण और 4 अंशतः, क्या 4 जो जिले हैं वो अंशतः, अब 4 अंशतः आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से, बालोद हो गया, धमतरी हो गया, बिलासपुर हो गया और रायगढ़, इनके कुछ कुछ भाग, जैसे बालोद को देखेंगे डोंडी। ठीक है, डोंडी है। फिर उसके बाद अब देखिए इसका केवल क्या है, तो केवल डोंडी बस है। ठीक है, डोंडी लोहारा। उसके बाद अगर आप धमतरी की बात करेंगे तो नगरी, क्या नगरी विकास खंड। ठीक है, उसके संपूर्ण ग्राम को यहाँ पे घोषित किया गया है। बिलासपुर का आप देखेंगे तो कोटा हो गया, बीला हो गया, तो इसके कुछ कुछ यहाँ पे जगह हो जाएंगे। रायगढ़ के घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, खरसिया और धर्मजयगढ़, इनके यहाँ ये विकास खंड इसको घोषित किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप 17 अनुसूचित जिले संपूर्ण बताना और 4 अंशतः बताना। अंशतः में आपको याद रखना है बालोद, धमतरी, बिलासपुर और रायगढ़। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसको आप कुछ भी ट्रिक एक बना सकते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ये अगर आप 6, यहाँ पे कितने हैं टोटल, 5 हो गए ये। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अलावा आपको और एक दिखेगा। ठीक है, कौन सा, मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जो सरगुजा संभाग है वो पूरा का पूरा आता है। वैसे आप देखेंगे पूरा का पूरा बस्तर संभाग आएगा। तो 6 और 7 तो 13 यही हो जाएंगे। उसके बाद आपको और जैसे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसको आप थोड़ा सा अलग कर देना। ठीक है, ये दुर्ग संभाग में आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप और यहाँ पे देख लेना कि इसके अलावा कौन कौन से जो दुर्ग और रायपुर और बिलासपुर संभाग के हैं उनको थोड़ा सा आप अलग कर देना। तो ऐसे आपको पता चल जाएगी पूर्ण जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो आपको ये यही संभाग वाइज देखना है पूरा। इसके साथ तो आएंगे ही आएंगे। इसके 6 हो गए, 13 यही हो गए। बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनको आप यहाँ पे देख लेना। फिर अंशतः वाले में देखेंगे तो उसी से टच में कुछ कुछ जिले हैं, जैसे कि बालोद, देखिए ये बालोद यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिलासपुर देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कोरबा भी होगा आपका। ठीक है, तो कोरबा पहले पूर्ण में आता है और कोरबा के टच में ही है बिलासपुर, तो बिलासपुर को अंशतः में रखा गया है। ठीक है, तो वैसे हमने आपको वो याद कराया है, आप एक बार उनको चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे।
नक्सल प्रभावित सूची से बाहर कर दिया गया है। किसको किसको बाहर किए हैं? तो राजनांदगांव को, कबीरधाम को और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला को। तो 3 जिलों को किससे बाहर किए हैं? नक्सल प्रभावित सूची से बाहर कर दिया गया है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं। राजनांदगांव है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कवर्धा, ठीक है, क्या मिलेगा? कवर्धा मिलेगा। यहाँ पे खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले मिलेगा। यहाँ पे आपको राजनांदगांव मिलेगा। इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वर्तमान में देश के 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। कितने जिले वर्तमान में? तो बोलेंगे 6 जिले। देश के टोटल देश की अगर बात की जाएगी तो देश के जो है वो 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिले, झारखंड का 1 जिला और महाराष्ट्र का 1 जिला नक्सल प्रभावित में ही आता है। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा? देखिए अगर आप बस्तर संभाग की बात करेंगे तो आपको कांकेर, देखिए कांकेर के जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो नारायणपुर है, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर है, बीजापुर के नीचे में जाएंगे तो आप सुकमा है। मतलब महाराष्ट्र के जो टच में है, देखिए महाराष्ट्र के टच में है, इधर महाराष्ट्र वाले तो बोलेंगे बिल्कुल ये महाराष्ट्र के टच में, इधर महाराष्ट्र आता है। तो यही जो जिले हैं ये क्या है? तो नक्सल प्रभावित है। और महाराष्ट्र का एक ठो कौन सा बचा हुआ है? तो बोलेंगे गढ़चिरौली। क्या? गढ़चिरौली। ये जो है ये नक्सल प्रभावित में आएगा। 5 आपको यहाँ मिल गए। एक है झारखंड का सिंहभूमि। सिंहभूमि काहे के लिए फेमस है? तो सिंहभूमि फेमस है कोयले के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये 6 जिले आपको याद रखना है वर्तमान में। नक्सलियों के बारे में आप पुलिस में जाने वाले हैं, नक्सलियों के बारे में आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। तो सर्वाधिक राजस्व या रेवेन्यू कहाँ पे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। खनिज राजस्व संग्रहण में सर्वाधिक योगदान किसका है? खनिज राजस्व संग्रहण में कौन से जिले का सबसे ज्यादा योगदान है? मतलब वहां से खनिज निकाले पड़े हैं, निकाले पड़े हैं, निकाले पड़े हैं, सबसे ज्यादा पैसा बोलेंगे दंतेवाड़ा जिला दे रहा है। कौन दे रहा है? दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा मुख्य रूप से काहे के लिए फेमस है बताइए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। सुशासन तिहार की शुरुआत। सुशासन तिहार की जो शुरुआत हुई है ये भी आपको याद रखना है। आजकल डेट से बहुत क्वेश्चन उठा लेता है। तो सुशासन तिहार जो है वह 8 अप्रैल से, कब से? 8 अप्रैल से चालू हुआ। ये आपको डेट याद रखना है, 8 अप्रैल। और 3 चरणों में, क्या? 3 चरणों में ये चालू किया गया, ठीक है। पहला चरण, पहले चरण में बोला गया भाई साहब, क्या बोला गया? बोला गया कि आप अपनी शिकायत बताइए। सोचिए आपके पास कोई शिकायत लेने आया? नहीं, फालतू चीजें हैं सब। पहला चरण ये हो गया। फिर दूसरा चरण क्या हो गया? भेंट मुलाकात। भाई साहब जैसे पिछली जो सरकार थी भेंट मुलाकात करते थे, उन्हीं के आदमी रहा करते थे, वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल केवल दिखाने के लिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या? मुलाकात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मुलाकात हो गया। उसके बाद निवारण की बात आती है कि अच्छा हम ये करेंगे, निवारण की बात आती है। तो यही 3 चरणों में अलग अलग चीज की हैं। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस देखना है सुशासन, मतलब जो लोगों की समस्याएं हैं उनको जानना, उनके बारे में और उनसे मुलाकात करना लोगों से, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, ये सुशासन तिहार का उद्देश्य था। 3 चरण में चालू किया गया। 8 अप्रैल से चालू हुआ ये, 8 अप्रैल 2025। चलिए आगे देखिए मोर गांव मोर पानी। क्या? मोर गांव मोर पानी महाअभियान। मोर गांव मोर पानी मतलब क्या हुआ? बोलेंगे कहीं ना कहीं पानी के बारे में बात हो रही है। तो ये जल संरक्षण के लिए, क्या? जल संरक्षण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत किया था। तो टोटली 11,693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान की शुरुआत की गई थी, वहां पे लागू किया गया था। मोर गांव मोर पानी का उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण भाई, कि मैं अपने गांव में पानी बचाऊंगा। बचाया क्या? नहीं बचाए। आपको तो पता भी नहीं हो कि हमारे गांव में ये योजना लाई गई थी, महाअभियान चला था क्या? नहीं पता आपको, मुझे पता है। लेकिन ये कब लाया गया ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती अधिनियम लागू होता है, ठीक है। इसलिए हम 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल 2025 को मोर गांव मोर पानी महाअभियान की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है।
जल संरक्षण से संबंधित है, मतलब है पानी बचाना है। कौन बचाएगा? कोई बचाया क्या? हमें पता है कोई नहीं बचाने वाला है। नवा रायपुर ई ऑटो सेवा, क्या नवा रायपुर ई ऑटो सेवा, ये एक्चुअल में वहाँ पे क्या किया गया है, तो जो महिलाएं हैं मुख्य रूप से वो वहाँ पे ऑटो चलाएंगे, ठीक है। अभी हमने आपको करंट अफेयर में पिंक ई रिक्शा के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो नवा रायपुर ई ऑटो सेवा है वहाँ पे मुख्य रूप से महिलाएं चलाने वाली हैं ऑटो, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है केवल महिलाएं चलाएंगी, लेकिन उनको वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ इसे जो ये सेवा है उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम बिहान बोला करते हैं, बिहान, बिहान हम किसे बोलते हैं? ग्रामीण आजीविका मिशन को हम बिहान बोलते हैं, आपको याद रखना है। किसको? छत्तीसगढ़ ग्रामीण राज्य सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहान बोलते हैं। इसके अलावा ये बिहान को और साथ में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्या? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एआई आधारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, देखिए एआई का ही आजकल जमाना है और एआई आधारित अब डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई है? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? रायपुर में है। अब आप बताइए कि बना कब है, कब इसकी शुरुआत हुई है, बताइए। सबसे ज़्यादा जो हमारे छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, कॉलेज वो इसी से संबंधित है। कॉलेज को हम महाविद्यालय बोलते हैं। महाविद्यालय कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से ही संबंधित रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलेंगे? भाई साहब ये बुक मैं ला रहा हूँ, ये आप अपने कॉलेज वालों को पढ़ाओ। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, इसी से सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में कॉलेज संबंधित है। और 1964 में, कब? 1964 में ये कॉलेज की शुरुआत होती है पढ़ाई की। आगे देखिए, नियत नीलानार योजना, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बस इंपॉर्टेंट लिखते लिखते थक जाओगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नियत नीलानार योजना, इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव, ठीक है। नियत नीलानार योजना का पर्पस क्या है भाई साहब? जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वहां पे पुलिस कैंप खोला जाएगा, ठीक है। जहां पे मान लीजिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे आपका एक गांव है, अभी एक गांव जहां आपका गांव था वहीं पे एक कैंप खोलेंगे और कैंप के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या मिलने वाला है? तो जो सरकारी सुविधाएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो आपको राशन जो देते हैं 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल, चाहे वो नमक हो, चाहे वो जित सड़क हो, सब चीज़ें जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ पे मिलेंगी 5 किलोमीटर। क्यों? पहले क्या होता था, नक्सली पहुंचने नहीं देते थे, तो इसलिए ये क्या नियत नीलानार योजना की शुरुआत की गई। तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत जहां भी वो कैंप खोलेगा उसके 5 किलोमीटर के अंतर्गत में यहाँ पे ये योजना लागू थी। अब क्या किया गया है, वो सुरक्षा कैंप का जो दायरा है 5 किलोमीटर से बढ़ा दिए हैं, अब 10 किलोमीटर कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 10 किलोमीटर हो गया है। मतलब अब जो है ये कैंप लगा है और कैंप के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्य रूप से जो नियत नीलानार योजना है वो कहाँ पे? तो बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में भी कहाँ? बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिला में ये लागू किया गया है, ठीक है। देखिए अभी एक बस्तर जो बस्तर जिला है, कौन सा? बस्तर जिला। बस्तर जिला को भी बोला गया कि भाई यहाँ भी नक्सल नहीं है, इसको भी बस्तर जिला को भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। तो लोग कई बोले कि तो भैया मतलब आप ऐसे जोश जोश में ऐसे होश मत खो दो कि आप बोल दिए कि नक्सल मुक्त हो गया है। तो कई लोग आपत्ति भी किए थे, लेकिन आपको याद रखना है बस्तर जिला को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान, क्या मोर द्वार सहाय सरकार? अब बताइए आपके द्वार में सहाय सरकार आई? कोई दिक्कत नहीं है, योजना लाने में क्या जाता है। तो मोर द्वार सहाय सरकार जो महाअभियान है वो उसके अंतर्गत में पीएम आवास योजना है ना, इसका आवास सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये कहाँ, कब से कब तक चला है? तो मोर द्वार सहाय सरकार 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक चला है। 8 अप्रैल से क्या चालू हुआ बताइए? अगर आपको याद होगा तो बोलेंगे 8 अप्रैल से हमें याद है क्या? सुशासन तिहार। 15 अप्रैल से नई नौटंकी, 15 अप्रैल से मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान, ठीक है। तो मोर द्वार सहाय सरकार अभियान आपको याद रखना है। आवास से संबंधित था, क्या? आवास से संबंधित था, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए उसका सर्वेक्षण वगैरह। और ये 15 से 30 अप्रैल के बीच में ये चला है। फिर देखिए यूपीएससी मुख्य परीक्षा, अगर कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है जो कि
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को या फिर मेंस को पास कर लेता है तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये हमारी सरकार देगी। कौन देगा? सीजी गवर्नमेंट देगी। क्या देगी? तो सीधी सी बात है 1 लाख रुपए देने वाली है यूपीएससी मेंस पेपर क्वालिफाई करेंगे तो। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। क्या? महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन। महानदी जल विवाद जो है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में विवाद है? तो बोलेंगे सीधी सी बात है, महानदी का पानी कहाँ पे जा रहा है? सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ में जा रहा है, उड़ीसा में जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जा रहे हैं, तो इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में विवाद है कि हम पानी इतना यूज करेंगे, हम पानी इतना यूज करेंगे। इसीलिए ये न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, और जिसमें जो अध्यक्ष बने हैं नाम क्या है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो आप बेला याद करेंगे, क्या याद करेंगे? बेला। तो बेला आपको याद करना है महानदी के लिए। ठीक है, तो महानदी जो जल विवाद है उसके लिए बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। सर्वोच्च चोटी, क्या? अभी एक सर्वे आया, बोला गया कि सर्वोच्च जो चोटी है वो नंदीराज चोटी बैलाडीला बन गई है। क्या? नंदीराज चोटी बैलाडीला बन गई है, 1276 मीटर। और गौरलाटा चोटी, ठीक है, इसको हम लोग पहले मानते थे गौरलाटा को 1225, अब हो गया है नंदीराज चोटी। ठीक है, पहले नंदीराज को हम लोग क्या बोला करते थे? बोलते थे 1210 मीटर है। कितना? 1210 मीटर। अभी जो सर्वे हुआ है उसमें बोला गया भाई नंदीराज चोटी जो है बैलाडीला में स्थित है, जो दंतेवाड़ा में है, उसकी जो ऊंचाई है वो 1276 मीटर है। अब आप लोग बोलेंगे भाई साहब मैं मानू तो मानू किसको? हम आपको बोलेंगे गौरलाटा मानना। क्या मानना? गौरलाटा मानना। अभी अगर वो करंट बेस पे पूछेगा कि अभी हाल ही में सर्वे के अनुसार, ऐसे करके पेपर में देगा, क्या पेपर में देखिए कितना अच्छा अच्छा वर्ड यूज करता है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप आंख बंद के नंदीराज चोटी मारना। और अगर आपसे कोई पूछेगा, वैसे तो आपके 2018 के एग्जाम में आ चुका है कि भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है गौरलाटा, तो आप गौरलाटा याद रखेंगे। ठीक है, अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किए हैं ये लोग, इसलिए अभी आपको गौरलाटा लेना है। ठीक है, लेकिन अभी करंट के बेस पे अगर पूछेगा तो आप नंदीराज चोटी लेंगे। 9 नए साइबर थाने खोले जाने की घोषणा। 9 नए साइबर थाने खोले जाने की जो घोषणा हुई है वो 2025 में हुई है। ठीक है, 2025 में 9 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। तो कितने? 9। आपको याद रखना है 9 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। मैं चाहता तो आपको नाम याद कराते, लेकिन आप नाम याद भी करोगे तो भूल जाओगे, है ना, इसलिए नाम याद मत करो। 9 नए साइबर थाने खोलने वाले हैं। ठीक है, रायगढ़ के चक्रधर समारोह, रायगढ़ में क्या हो रहा है? तो चक्रधर समारोह आयोजित हुआ। आपने देखा होगा 40वां, कौन से क्रम का? 40वें क्रम का। कौन से क्रम का? 40वें क्रम का। जब अभी समापन हुआ था तो कौन आया था? बोलेंगे कैलाश खेर आए थे। कौन आए थे? कैलाश खेर आए थे। कैलाश खेर जी आए थे यहाँ पे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिंगर ही है। ठीक है, ऐसा पूछेगा क्या? कोई बात नहीं, पूछ सकता है, लेकिन आपको याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि 40वां चक्रधर समारोह हुआ, रायगढ़ में आयोजित होता है, 27 अगस्त से 5 सितंबर तक चला है। अभी आपका एग्जाम 14 सितंबर को है। सीधी सी बात है कि ये ऐसे डेटा ही पूछता है कि अभी हाल ही में क्या चला है। तो हाल ही में जो डेट हुए हैं, जैसे अगस्त के हो गए, है ना, जुलाई के हो गए, तो वहाँ की कुछ कुछ डेट वो पूछ सकता है, चाहे योजना के बारे में हो चाहे कुछ भी हो। तो ये जो लास्ट अभी 2 महीने 3 महीने के हैं, इनके कुछ कुछ आप डेट याद कर लेना। वैसे मैं आपको ज़्यादा डेट याद करने के लिए मना करता हूँ, फिर भी आपको याद ये कर रखना है क्योंकि करंट में पूछ ले रहा है। आगे देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। क्या? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ट्राइबल मतलब कहीं ना कहीं आप बोलेंगे ये अनुसूचित जाति SC और ST की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए उसमें अब बस्तर का जो ओलंपिक होता है ना, बोलेंगे हाँ बस्तर ओलंपिक होता है, हाँ वो बस्तर ओलंपिक को शामिल कर दिया गया। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बस्तर ओलंपिक को शामिल कर दिया गया है। बने खाबो बने रहिबो अभियान। बोलेंगे बने खाबो बने रहिबो अभियान, इसका मतलब क्या होता है? बने खाबो, बने मतलब होता है अच्छा, अच्छा खाएंगे और अच्छे रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे। देखिए ये किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित है। तो बने खाबो बने रहिबो, ये जो है ये खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। मतलब ये देखेंगे कि भाई साहब
जो मिलावटें हो रही है वो मिलावट वहाँ पे चेक किया जाएगा। ये सब बात अच्छी लगती है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, देखो कितना अच्छा अच्छा सरकारी हमारी योजना लेती हैं। आप कभी भी चले जाना कोई भी चीज़ के लिए, अभी दिवाली आएगा, अभी एक से एक त्योहार आएंगे, चले जाना, जो आपको मिलेगा वो सारा का सारा फर्जी रहेगा। बस आप गांव में अगर खा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, बाकी आप जो भी शहर में खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलावट की जांच वगैरह करने के लिए ये लोग बने खाबू बने रही वो अभियान की शुरुआत किए हैं। एक हेलमेट भाई के नाम, क्या है, एक हेलमेट भाई के नाम। आप बोलेंगे ये आखिर अभियान जो है वो क्यों? भाई साहब ये राखी के टाइम पे शुरुआत किया गया। ठीक है, कब? तो बोलेंगे राखी के टाइम पे, राखी के टाइम पे शुरू किया गया। भाई कम से कम भाई के नाम से ही हेलमेट पहन लो, है ना भाई, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी, एक हेलमेट भाई के नाम। जांजगीर चांपा पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अक्सर ऐसा होता है कि राखी के टाइम पे ऐसा ये शुरुआत करते हैं। तो आपको याद रखना है, जांजगीर चांपा, कौन सी? जांजगीर चांपा पुलिस के द्वारा एक हेलमेट भाई के नाम अभियान की शुरुआत की गई राखी के टाइम पे। राहुल गुप्ता का पूछ लेगा, राहुल गुप्ता कौन थे? प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं? तो ये प्लेयर वो प्लेयर, ऐसा तो आप बोलेंगे राहुल गुप्ता प्लेयर नहीं है, वो पर्वतारोही है। क्या? पर्वत में चढ़ते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं राहुल गुप्ता। फिर देखिए राजस्व में रंगमंच में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब सॉरी दिया गया नहीं है, दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब से, कब से? तो अभी 2025 में। कब? 2025 से इसकी शुरुआत हो गई। अभी तक 2024 तक इनके नाम पे नहीं दिया जाता था। अब क्या होगा? राजस्व में रंगमंच के लिए, किसके लिए? रंगमंच के लिए अब पुरस्कार दिया जाएगा। आपको याद रखना है, रंगमंच के लिए हम लोग अगर नाम लेते हैं तो आप बोलेंगे कौन? हबीब तनवीर जी का नाम आता है। किसका? हबीब तनवीर जी का। हबीब तनवीर जी क्या किए थे? तो नया थिएटर की स्थापना किए थे। नया थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। उनके नाटक के नाम भी कुछ याद रख लीजिए, चरणदास चोर और आगरा बाजार। क्या? चरणदास चोर और आगरा बाजार। तो रंगमंच के लिए अब से आपको एक ठोप और नया सा पुरस्कार देखने को मिलेगा। तो रंगमंच के क्षेत्र में किसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, क्या? रंगमंच मतलब होता है कि कला के क्षेत्र में, तो किसके नाम पे? तो हबीब तनवीर जी के नाम पे ये प्राइज दिया जाएगा अब से राजस्व में 2025 से। हबीब तनवीर जी के बारे में आपको याद रखना, नया थिएटर की स्थापना करते हैं 1959 में। और इनके जो नाटक का नाम है चरणदास चोर और आगरा बाजार। सना माचू, सना माचू के नाम आप याद रखना है। सना माचू जो है वो बॉक्सिंग करती हैं। क्या? बॉक्सिंग करती हैं। सना माचू बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। आगे देखिए, मनदेसी फाउंडेशन। क्या? मनदेसी फाउंडेशन, मनदेसी फाउंडेशन जो है वो सचिन तेंदुलकर की एक संस्था है। क्या? देखिए मनदेसी फाउंडेशन मतलब, फाउंडेशन मतलब होता है संस्था, तो सचिन तेंदुलकर की ये एक संस्था है जो कि दंतेवाड़ा में 50 गांव में खेल का मैदान तैयार करेगी। तो मनदेसी जो फाउंडेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आपको याद रखना कि सचिन तेंदुलकर की एक संस्था है जो कि दंतेवाड़ा में 50 गांव में खेल का मैदान तैयार करेगी। गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसको दिया गया? तो निशा सिन्हा जी को दिया गया। किसको? निशा सिन्हा जी को दिया गया। ये देखिए गुरु घासीदास जी जो सम्मान मिलता है, अगर राज्य अलंकरण की बात की जाए, क्या राज्य अलंकरण की बात की जाएगी तो किस क्षेत्र में देते हैं बताइए? ठीक है, बताइए किस क्षेत्र में? तो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए, कि हाँ इन्होंने क्या, उनके लिए कौन अच्छा काम कर रहा है। तो गुरु घासीदास जो सम्मान है ये सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, किसके? सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और राज्य अलंकरण की बात की जाएगी 2024 की, तो हमने आपको याद कराया है, क्या याद कराया है? राजेंद्र रंगोली। गुरु घासीदास जी जो है वो हमारे रग रग में राज करते हैं। राजेंद्र रंगोली भाई साहब, राजेंद्र रंगोली याद है क्या? राजेंद्र रंगोली, ठीक है। गुरु घासीदास सम्मान, वो आपको राज्य अलंकरण की बात हो रही है, 2024 वाले की बात हो रही है। 2025 में ये अलंकरण सम्मान नहीं है, ये अलग सम्मान है। तो गुरु घासीदास जो सम्मान है 2025 में अभी जो दिया गया वो निशा सिन्हा जी को, पुलिस अधिकारी हैं ये, कौन? निशा सिन्हा जी, इनको मिला है। गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसको मिला है? निशा सिन्हा जी को मिला है। इन्होंने ST SC वर्ग की हेल्प किया था, उसके लिए इनको, निशा सिन्हा जी को गुरु घासीदास सम्मान मिला है। वही राज्य अलंकरण सम्मान में जो गुरु घासीदास सम्मान मिलता है वो राजेंद्र रंगोली जी को मिलता है।
एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये जो इसका गोल्ड मेडल मिला है वो किसको मिला है? नमी राय पारेख जी को। ठीक है, तो एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमारी छत्तीसगढ़ की नमी राय पारेख जी कौन है? बोलेंगे नमी राय पारेख जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की है। और क्या है? तो पावर लिफ्टर है, पावर लिफ्टिंग। ठीक है, क्या? पावर लिफ्टिंग। तो इनके आप खेल का भी नाम याद रखेंगे, एथलीट हैं ये। ठीक है, पावर लिफ्टिंग करती हैं। और आपको याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है। कौन? नमी राय पारेख जी। एशिया अफ्रीका प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नमी राय पारेख जी गोल्ड मेडल पाती हैं। फिर देखिए, पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन, पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन, राष्ट्र में बुनकर सम्मेलन पहला, पूरे के पूरे राष्ट्र में पहला बुनकर सम्मेलन हमारे रायपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? रायपुर में हुआ है। आगे देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान, क्या? आदि कर्मयोगी जो सम्मान है, अभियान है, वो 17 सितंबर से, मतलब आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। आदि कर्मयोगी सम्मान जो है, अभियान जो है, ये लोगों को प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा, शिकायतों का निवारण करेगा और जागरूकता लाएगा। तो लोगों के बारे में आदि कर्मयोगी, कर्म मतलब सीधी सी बात है जो काम करने वाला। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कोई हमें काम नहीं करने दे रहा है तो हमें शिकायत, तो शिकायत का निवारण भी। तो जो यहाँ पे आदि कर्मयोगी है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। लोगों को प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और जागरूकता। आज़ादी के बाद पहली बार बिजली, आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कौन से गांव में पहुंची भाई साहब? बीजापुर के पोरोवाड़ा गांव में। क्या? बीजापुर के पोरोवाड़ा गांव में। ये गांव याद रखना है कि आज़ादी के बाद सोचिए 1947 के बाद पहली बार यहाँ बिजली पहुंची है। अरे भाई साहब, आधे घंटे बिजली नहीं आती तो हम बिजली ऑफिस में कॉल करके, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, गाली गलौज चालू हो जाता है, मारपीट चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, सोचिए कि कभी लोग बिजली का शकल नहीं देखे थे, बिजली होती है क्या है ये इनको नहीं पता था। कितने साल हो गए हैं भाई साहब? तो लगभग लगभग 80 साल, सोचिए 80 साल लगभग हो गए हैं, तब इनको जाके बिजली मिली है बीजापुर के पोरोवाड़ा गांव में। और कैसे? तो नियत नीला नार योजना के तहत भाई साहब, मैंने बताया था आपको नियत नीला नार योजना, कि वहाँ पे कैंप खुलेंगे, कैंप खुलेंगे तो जो सरकारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ पाएंगे। तो नियत नीला नार योजना के तहत बीजापुर के पोरोवाड़ा गांव में बिजली पहुंची है आज़ादी के बाद पहली बार। प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत, तो प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र की जो शुरुआत है वो सरगुजा में। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र की जो शुरुआत है वो सरगुजा में की गई। आप लोग का जब 2018 का पेपर आया था तो भी वो अंबिकापुर जो है हमारा टॉप किया था। क्या? अंबिकापुर सफाई में टॉप किया था उस टाइम पे। प्लास्टिक के लिए कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, तो उस बार भी पूछा गया था देखिए। और इस बार भी प्लास्टिक प्रसंस्करण जो केंद्र है वो कहाँ पे शुरू किया गया अभी हाल ही में? तो सरगुजा में। कुषाणकालीन तांबे के सिक्के और बर्तन, क्या? कुषाणकालीन तांबे के सिक्के और बर्तन अभी हाल ही में देखे गए हैं, मिले हैं, अच्छे खासे मिले हैं। कहाँ पे? महादेव घाट रायपुर में। तो कुषाणकालीन तांबे के सिक्के व बर्तन मिले हैं महादेव घाट रायपुर में। लेकिन ये सब काम कौन करता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पुरातत्व जो विभाग है, पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग ये सब देखता है कि भाई साहब अच्छा कुषाण काल के मिले हैं, हाँ मिले हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? क्या पुरातत्व विभाग है? बोलेंगे हाँ है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, पता चला कि अच्छा कुषाणकालीन तांबे सिक्के मिले, थोड़े बहुत मिले हैं, उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। बाद में पता चला भाई जिसकी ज़मीन थी वो अपना क्या किया, तो जेसीबी से पूरा खुदाई करवाया, पूरा बराबर करवा दिया, वहाँ पे अपना वो बिल्डिंग तैयार करेगा। पुरातत्व विभाग को क्या पड़ा है? वो बोलेगा छोड़ो ना यार, क्या मतलब है हमें। तो सोचिए वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, उसके बाद भी वहाँ न्यूज में चीज़ें आई थी अभी, है ना, किसी न्यूज़ चैनल में हमने देखा था। तो वो न्यूज में चीज़ें आई थी, लेकिन इसको कोई भी ध्यान नहीं दिया कि भाई कुषाणकालीन तांबे के सिक्के और बर्तन मिले हैं महादेव घाट रायपुर में। लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं। कौन? छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री। तो अभी हमने मंत्री का लिस्ट आपको दे दिया है, मंत्री का लिस्ट जो है वो आपको याद करना है, कौन मंत्री कौन से विभाग से संबंधित है।
गौधाम योजना, गौधाम मतलब कहीं ना कहीं गाय की बात हो रही है। तो जो अवैध तस्करी करते हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, वो आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए गौधाम योजना की शुरुआत की गई। ये बिल्कुल करना चाहिए। देखिए जो आवारा पशु हैं बहुत ज़्यादा जब हो जाती है, जैसे बैल की संख्या, गाय की संख्या, ये सब तो कहीं ना कहीं सब रोड में आते हैं, ठीक है, पॉलीथीन खाते हैं और उनको अच्छे से खाना मिल नहीं पाता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। उससे अच्छा यही है कि आप इनको कंट्रोल करें, ठीक है, इनको कंट्रोल करें। बाकी शहर जैसे शहर है तो वहाँ पे अगर कोई मालिक है उसको ही दे, या फिर इनको आप कंट्रोल करें, वरना बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं शहर में। और बारिश के टाइम पे तो अति का एक्सीडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो जानवर रहते हैं वो सूखे में बैठना चाहते हैं, और सूखा सबसे अच्छा सूखा क्या रहता है? तो रोड रहता है, ठीक है। उनके लिए तो आप कोई अच्छा सा सीट वगैरह तो लगाओगे नहीं, तो रोड ही उनको मिलता है, रोड में बैठते हैं और एक्सीडेंट होता है। तो गौधाम योजना, आवारा पशु की सुरक्षा और अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सभी 192 नगरीय निकायों में मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो सभी नगरीय निकायों में मोहल्ला समिति का गठन। कितने नगरीय निकाय हैं भाई साहब? 192 नगरीय निकाय हैं, ठीक है। तो सभी नगरीय निकायों में मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा, और जो मोहल्ला समिति बनेगा उसमें 50% महिलाएं रहेंगी। क्या 50% मतलब आधी महिलाएं रहेंगी? हर दो में एक महिला, हर दो में एक महिला। बस्तर सरगुजा क्षेत्र की जनजातियों की संस्कृति व परंपरा पर रिसर्च करने हेतु, देखिए हमने आपको यही बताया है, बहुत बार चीज़ों को बोला है कि भाई जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है वो आप ढूंढते रह जाओ, आप ढूंढते रह जाओ, पूरे विश्व में आप जाके ढूंढते रह जाओ, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी समृद्ध साला है, इतनी समृद्धशाली है हमारी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस हम समृद्धशाली छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई कॉपी किसको करते हैं? यूएसए वालों को। अच्छा यूएसए वालों को नहीं, यूके वालों को कर दी। अरे यूके वालों को अगर नहीं कर पाए तो हम दिल्ली वालों को जरूर कॉपी करेंगे और देखेंगे भाई अच्छा इन लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो हमें भी तो करना है ऐसा। तो हम कॉपी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का कल्चर है, जो उनकी परंपराएं हैं, वो कितनी बेहतरीन है ना। तो हम अपनी चीज़ों को सोचते हैं कि वो हमारी चीज़ें खराब हैं, हम अपनी चीज़ों को खराब सोचते हैं, और बाहर की जो फालतू चीज़ें हैं उसको हम अच्छा सोचते हैं, ये हमारी बहुत गंदी चीज़ है। तो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र की जनजातियों के लिए संस्कृत परंपरा पर उनकी रिसर्च के लिए सोचे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन? हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर के बीच MOU हुआ है। क्या हुआ है? MOU मतलब समझौता हुआ है कि हम देखेंगे कि आखिर जो ये लोग डांस करते हैं, जो लोग ये खाते हैं, जो लोग ऐसे पहनते हैं, उसका रीजन क्या है, कैसे करते हैं, वो बहुत शानदार है, ठीक है। उसके लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। फिर देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम। क्या आकांक्षी जिला कार्यक्रम? तो उसके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए बस्तर और कोंडागांव जिले को गोल्ड मेडल मिला है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्यों चालू किया गया था? तो जो जो भारत के जो भी जिले हैं जो कि पिछड़े हुए हैं उनके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। आकांक्षी जिला में क्या होता है, सरकारें थोड़ा सा फंड ज़्यादा देती हैं उनके विकास के लिए। तो बस्तर और कोंडागांव जिलों को गोल्ड मेडल मिला है। अब बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? अगर आपको नहीं याद होगा तो हम आपको बता देते हैं, 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। हमने उसको भी बताया है कि भाई साहब 7 तो बस्तर संभाग में है, फिर उसके बाद राम को, क्या राम को, रा से राजनांदगांव, माँ से महासमुंद और को से कोंडागांव। अब देखिए हमारे यहाँ तो राजनांदगांव से चेंज हो गया है, खैरागढ़ भी बन गया है, मोहला मानपुर भी बन गया है। तो आप बोलोगे मैं क्या खैरागढ़ को भी लूँ, मैं क्या मोहला मानपुर को लूँ? हम बोलेंगे मत लो। क्यों? केंद्र सरकार को पता ही नहीं है कि मोहला मानपुर बन गया है। वो तो अपना जब चालू किए गए थे तो राजनांदगांव को ले लिए थे, तो अभी भी जो मोहला मानपुर है ये सब अभी भी आपको आएंगे। किसमें आएंगे? तो ये राजनांदगांव में आते हैं। तो उन्होंने 10 बना दिया था कि द आकांक्षी जिले हैं, उसमें जो आपका खैरागढ़ सुईगदन है और मोहला मानपुर है सब कुछ आता है। तो ये पुराना राजनांदगांव में आता है। और माँ से महासमुंद हो गया, को से कोरबा हो गया।
संवाद लेखन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संवाद लेखन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? दीपक किंगरानी जी को मिला है। किसको मिला है? दीपक किंगरानी जी को। तो संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दीपक किंगरानी। महाअभियान, क्या महाअभियान, महाअभियान का जो पर्पस है वो क्या है? तो महानदी के पुनर्जीवन के लिए, महानदी को पुनर्जीवित करने के लिए। देखिए, गंगा को पुनर्जीवित करते करके यमुना को पुनर्जीवित कर कौन कर रहा था? तो अरविंद केजरीवाल। गंगा को कौन कर रहे थे भाई साहब? गंगा को मोदी जी करते ही रह गए कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या किए? नहीं कर पाए। वैसे ही हमारे यहाँ देखिए माँ अभियान चालू हो गया 2 मई से, ये अभी आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 मई 2025 से शुरू किया गया माँ अभियान। माँ से होता है महानदी, महानदी के पुनर्जीवन करने के लिए। और जो ये शुरुआत किया गया है वो धमतरी जिले के नगरी सिहावा से। कहाँ से? धमतरी जिले के नगरी सिहावा से। भाई साहब, सिहावा से ही तो ये महानदी निकलती है, तो वहीं से तो शुरुआत किया जाएगा। तो वहीं से शुरुआत किया गया कब? 2 मई, गर्मी में शुरुआत किया गया माँ अभियान महानदी के पुनर्जीवित जीवन के लिए। स्कूल शिक्षा विभाग, क्या स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री कौन? गजेंद्र यादव। कौन? गजेंद्र यादव। क्या कर रहे हैं? अब ये फेंक रहे हैं, शिक्षा भर्ती वाले परेशान हैं, कहीं ना कहीं भर्ती है, वैकेंसी है, वैकेंसी है, वैकेंसी है, ये बोल रहे हैं हम लाएंगे लाएंगे लाएंगे। जैसे सरकार, अभी की सरकार क्या बोल रही है? बस हर चीज़ में हम बहुत इतना भर्ती कर दिए हैं, लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 छत्तीसगढ़ की, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक में छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में नामित किया गया, उनको मिला है। किसको किसको? प्रज्ञा सिंह को मिला है और संतोष चौरसिया जी को मिला है। इंपॉर्टेंट है क्या? हम बोलेंगे नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप प्रज्ञा सिंह, प्रज्ञा और संतोष, अच्छे अच्छे नाम है। देखिए, कोई प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब अगर आप मतलब हर चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं कि हाँ यार मैं प्रज्ञा वाला हूँ, ठीक है। तो प्रज्ञा कहीं ना कहीं एक किसके क्षेत्र में? तो ये दर्शन के क्षेत्र में यूज होता है एक वर्ड प्रज्ञा, ठीक है। स्थित प्रज्ञ, आपने स्थित प्रज्ञ पढ़ा है? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, ठीक है, ये प्रज्ञा। और साथ में संतोष, संतोष तो आप बोलेंगे संतोषम परम सुखम, हाँ भाई साहब, तो प्रज्ञा और संतोष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नामित किए गए। सुशासन एक्सप्रेस, भाई देखिए सुशासन तिहार मना ली, अब एक्सप्रेस भी चल गई। लोगों को सरकारी योजना व सेवा का उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाएं और सेवा उपलब्ध कराने के लिए सुशासन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के पीएससी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष रीता सांडिल्य। क्या इतने चेंज हो रहे हैं जितने हमारे घर में कपड़े चेंज नहीं होते? जब जितना मैं कपड़े चेंज नहीं करता उतने यहाँ पे ये चेंज हो रही हैं भाई साहब। हम पहले कौन? टोमन सोनवानी थे, उसके बाद एक जन कोई और बने थे, अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा है, सोचिए। उसके बाद दूसरे जन बन गए, किसको किसको हम याद करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप रीता सांडिल्य जी को याद कर लेना। चलिए आगे, नालंदा परिसर, क्या नालंदा परिसर? नालंदा परिसर अभी सुकमा से सूरजपुर तक। भाई आप केवल लाइब्रेरी खोलेंगे तो नालंदा परिसर जो है वो सबसे पहले तो यहाँ रायपुर में खुली थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी सुकमा से रायपुर सूरजपुर तक, मतलब आप यहाँ से लेके पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के यहाँ से यहाँ तक पूरा खोलेंगे लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी। कितने? 34 लाइब्रेरी खुलने वाली है नालंदा परिसर की। ऑपरेशन निश्चय, क्या ऑपरेशन निश्चय छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। और ऑपरेशन निश्चय किससे संबंधित है? भाई साहब ये नशे से संबंधित है। आप वहाँ नक्सली मत मार देना। ऑपरेशन निश्चय, निश्चय आप अब बताइए, निश्चित रूप से अब मैं नहीं पीऊँगा, निश्चित रूप से मैं नहीं पीऊंगा, क्या नहीं पीऊंगा, निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ। आप शपथ लेते हो और फिर कल से भाई साहब, आज तो पार्टी बनती है, कल से फिर से पी लिए। हम आपको ये बोलते हैं आप पुलिस वाले बन जाओगे, उसके बाद भी मत पीना, वरना आप पुलिस वाले तो बन जाओगे लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी। इससे अच्छा आप ये सब मत करना। अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई कर भी रहे होंगे, आपके कोई दोस्त, तो उनको ये बोल देना कि भाई साहब आप सुधर जाओ, है ना, वरना कोई मतलब नहीं आपके पुलिस वाला बनने का, ठीक है। तो ऑपरेशन निश्चय, तो आपसे नहीं पिएंगे, क्या अब से नहीं पिएंगे? क्यों? देखिए ऐसा होगा कि सीधी सी बात आप पुलिस वाले बन जाएंगे। आप घर में आके बच्चों को ही सिखाएंगे, मतलब बच्चे भी देखेंगे हाँ ये पी रहा है, वाइफ को भी टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, केवल और केवल लड़ाई दंगा और केवल क्या, पूरे ज़िंदगी नरक हो जाती है, इसलिए पीना नहीं है। आगे देखिए अगस्त 2025, ये नेशनल की बात हो रही है, क्या नेशनल की बात हो रही है, ठीक है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 वाला 2025 में मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है वो 12वीं फेल को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो 12वीं फेल को मिला है।
बिम्सटेक सम्मेलन, क्या बिम्सटेक जो सम्मेलन है वो थाईलैंड में आयोजित हुआ, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था। और बिम्सटेक का पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में। तो बिम्सटेक जो सम्मेलन है वो थाईलैंड में आयोजित हुआ, और जो बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है वो नई दिल्ली में। बांग्लादेश सोचा था कि हम करवाएंगे लेकिन करवा नहीं पाया। द राइज ऑफ द हिटमैन, क्या द राइज ऑफ द हिटमैन, हिटमैन हम किसको बोलते हैं, बोलेंगे शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा जी को बोलते हैं। किसको, रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा को हम बोलते हैं हिटमैन। इनके लिए बुक लिखा गया है, किसने लिखा है, तो आर कौशिक जी ने। किसने, आर कौशिक जी ने। तो बोलेंगे ये कहीं ना कहीं क्या है, तो कौशल है। क्या है, कौशल है। कौशल किस में, कौशल हम किसको बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। स्किल किस में है भाई साहब, क्रिकेट में। रोहित शर्मा के पास कौन सा स्किल है भाई, क्रिकेट खेलने का स्किल है। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, क्या 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बस आप इंपॉर्टेंट लिख लो। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, उसके बाद सब लोग चीन के पास जाना चालू कर दिए, और चीन में ही एससीओ, एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। क्या, संघाई सहयोग सहयोग संगठन, कहाँ पे, तो बोलेंगे चीन में। कहाँ पे, चीन में आयोजित हुआ। तो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ। भीषण बाढ़ व भूस्खलन उत्तराखंड में हुआ था। आप बोलेंगे हाँ बहुत खतरनाक हुआ था, बहुत अगर आपने यूट्यूब में नहीं देखा तो एक बार आप उत्तराखंड वाला भी लैंडस्लाइड और आप भीषण बाढ़ देखना यूट्यूब में, बहुत डरावना था। मतलब लोग घर में थे, वो पता ही नहीं चला, अचानक से पूरा का पूरा, आई थिंक वो जो बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि वर्षा हुआ है, ऐसे बादल फटा है। बादल फटना, हम लोग, बादल ऐसा नहीं रहता कि पूरा का पूरा गुब्बारे में पूरा पानी रहता है और जाके फट जाएगा, ऐसा कभी आपने सोचा होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। बादल फटने का मतलब ये होता है कि भयंकर बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 घंटे के अंदर में इतना ज़्यादा बारिश हो गया एकदम कि, मतलब अब सीधी सी बात है, बारिश होगा तो बाढ़ आएगा, हाँ वैसे वाला। लेकिन वहाँ पे बादल बादल फटने वाली जो चीज़ें हैं वैसी टाइप का कुछ लगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डैम वगैरह था, डैम से पानी, अचानक से डैम टूटा होगा और उसी का ही पानी वो था, ठीक है। वैसे बारिश में कभी आपने देखो नदी भी आती है तो धीरे धीरे, अच्छा थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही उसका लहर थोड़ा सा बढ़ते जाता है। तो वो जो था वो, चलिए वो सब बात की बात है। तो वो खीर गंगा नदी में, कौन सी, खीर गंगा नदी में। तो भीषण जो बाढ़ आया था उत्तराखंड में वो खीर गंगा नदी में। चलिए आगे देखिए। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे हाइड्रोजन से हम लोग क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। क्या, एनर्जी जनरेट करने वाले हैं। कहाँ पे, तो कांडला। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया हाइड्रोजन संयंत्र 1 मेगावाट का कांडला गुजरात में शुरू होने वाला है। होप मिशन, होप चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाला एक मिशन है, ठीक है। होप मिशन क्या है, चंद्रमा, हमने चंद्रयान अभी 3 भैया था ना, तो जो चंद्रयान है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि चंद्रयान पर, चंद्रमा पर मौजूद जो जीवन है उसकी नकल करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, तो बोलेंगे होप मिशन लॉन्च किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड के जो पूर्व सीएम थे शिबू सोरेन, उनका निधन हो गया। जो शिबू सोरेन थे वो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झामुमो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। अभी झामुमो की ही सरकार है झारखंड में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है शिबू सोरेन, शिबू सोरेन की निधन हो गया है, कहाँ पे, तो बोलेंगे झारखंड में। आगे देखिए, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन है वो प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक जी का भी निधन हो गया। सत्यपाल मलिक जो है, जो वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे। क्या, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कब थे, जब 370 हटाया गया तब वो राज्यपाल थे। तो सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। फिर देखिए, भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा। देखिए अगर इनका संबंध पूछ लेगा तो आप बोलेंगे राजनीति से संबंधित है। किससे, राजनीति से। जो शिबू सोरेन थे वो भी राजनीति से संबंधित थे। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा कहाँ पे, राजस्थान में ये शुरू किया गया। अब सीधी सी बात है, राजस्थान में पानी गिर नहीं रहा तो क्या करें, ड्रोन बनाएंगे और ड्रोन एआई आधारित वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराएगा। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वाला।
89वें ग्रैंड मास्टर कौन? रोहित कृष्णा। इंपॉर्टेंट है क्या? मत करिए, 89 90 ऐसे बनते रहते हैं। 15 अगस्त 2025, जो 15 अगस्त 2025 है वो कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस था? तो ये 79वें क्रम का। कौन से? 79वें क्रम का। तो हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 79 साल। कितने? 79 साल हो गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु एनडीए के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। आखिर इस्तीफा कौन दिया उपराष्ट्रपति से? बताइए। धनखड़ जी। कौन? धनखड़ जी। धनखड़ जी कैसे इंसान? बोलेंगे पहले उपराष्ट्रपति। क्या? पहले उपराष्ट्रपति जिनके लिए महाभियोग लाया गया और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, भाई साहब जो ड्रीम इलेवन और ये सब चल रहा था ना, ड्रीम इलेवन और क्या था यार, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ड्रीम इलेवन और कुछ कुछ था। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे अगर आप करेंगे उसमें पैसे वगैरह, अगर मान लीजिए ऐसा आप कोई सट्टा वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें अब 3 साल की कैद हो जाएगी जो भी प्रमोट करेगा, या फिर 1 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, तो वो करोड़पति तो नहीं बना पाए, लेकिन वो क्या है, करोड़पति बन गए। बना तो नहीं पाए आपको, लेकिन करोड़पति वो बन गए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ग्राहक सत्यापन, ठीक है, इसके लिए समझौता भी किया गया है। आधार कार्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, UIDAI ऐसे करके आधार को बोलते हैं, उसके लिए ग्राहक सत्यापन के लिए समझौता किया गया है स्टार लिंक के साथ में। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत की गई है। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब खेलो इंडिया शीतकालीन, जो शीतकालीन खेलो इंडिया वाला था वो कहाँ पे भाई साहब? लद्दाख में होता है। कहाँ पे होता है? लद्दाख में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होता है। ठंड में भाई इसको बोलेंगे शीतकालीन, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य। डिजिटल भाई साहब, मतलब भाई साहब उनको सब पता है डिजिटल ही है। ठीक है, मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में। कौन? केरल है। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष, भाई मुक्केबाजी, जो मुक्केबाजी में तो क्या, मुक्केबाजी में अजय रहना है, अजय सिंह। क्या? अजय सिंह। मुक्केबाजी अजय सिंह। फिर देखिए फिडे विश्व कप 2025, फिडे विश्व कप 2025 की जो मेजबानी करने वाला है कौन करेगा? गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा करेगा। तो फिडे किससे संबंधित है? ये शतरंज का। और सीधी सी बात, शतरंज के अभी जो अभी चैंपियन बने थे कौन थे? तो डी गुकेश जी थे। कौन थे? डी गुकेश जी थे शतरंज के, फिडे के। तो इसलिए भारत को मेजबानी मिल गई है और गोवा में होने वाला है। तो 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत मेजबानी कर रहा है फिडे विश्व कप का, शतरंज से संबंधित होता है फिडे विश्व कप। फिर देखिए उसके बाद स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग होने वाला, सॉरी हुआ था, और उसमें से कौन विजेता बना? तो यहाँ पे विजेता में कौन सा, देखिए गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर होता है, तो सिल्वर हमारे नीरज चोपड़ा जी को मिला है। तो जो डायमंड लीग मिला हुआ था उसमें हमें क्या मिला है हमारे इंडिया को? तो बोलेंगे हमारे इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, हमारे इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। इंडिया में आप बोलेंगे कौन? तो नीरज चोपड़ा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आगामी खेलों के आयोजन से संबंधित स्थल। ये क्वेश्चन जो है वो 2017-18 में आया था, जब आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था। और ये हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आ गया था ये, हमने लगभग 8 से 10 पेज का अपने दोस्तों को, अपने भाई लोग को दिया था कि यार इसको करंट अफेयर पढ़ लेना, और उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आ गए थे। आप बोलोगे ऐसे? बिल्कुल आया था, बहुत उस टाइम पे करंट अफेयर बहुत पूछा गया था, और 8-10 पेज में ही उनके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो गए थे। आपको याद रखना है आगामी खेलों के जो आयोजन स्थल हैं। देखिए 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होने वाला है, ठीक है, तो जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 35वां कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन में होगा। 35वां तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 35वां एक तरीके से आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दो आप भले, लेकिन आपको 34वां याद रखना कि जो अगला हमारा ओलंपिक होने वाला है तो 2024 का जो 2028 में होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, USA में होगा। 2020 का भी आबकारी में पूछ लिया था, 2028 का पूछ लेगा। 2024 कब हुआ बताइए? 2024 का कहाँ कहाँ पे हुआ था? बोलेंगे पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। अब अगला वाला 2028 वाला कहाँ पे होगा? बोलेंगे लॉस एंजल्स में होगा, USA में होगा। फिर देखिए शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन जो ओलंपिक है उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं, मिलान व कॉर्टिना। इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप थोड़ा छोड़ सकते हैं।
फिर उसके बाद देखिए 20वां एशियाई खेल नगोया जापान में होगा, ठीक है, 2026 में होगा, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना। देखिए उसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल खेल, ये भी ग्लासगो में होगा। कहाँ पे? ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में होगा। इसको भी आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। फीफा 23वां फीफा, बोलेंगे फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित रहता है, तो जो फीफा विश्व कप है वो कहाँ पे होने वाला है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 2026 में होगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो फीफा विश्व कप होगा 2026 में वो कहाँ पे होना है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजिलस में। शीतकालीन जो ओलंपिक है वो मिलान व कोर्टिना में होगा। कहाँ पे? कोर्टिना में होगा। कहाँ? मिलान और कोर्टिना इटली में होने वाला है। फिर देखिए 10वां महिला फीफा विश्व कप, 10वां महिला फीफा विश्व कप जो है वो ब्राजील में होगा, 2027 में होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए 14वां क्रिकेट विश्व कप, 14वां जो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये तो बोलेंगे ये भारत और श्रीलंका में होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो जो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत और श्रीलंका। फिर देखिए 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, ये इंग्लैंड में होगा। तो यहाँ पे आपको जो आगामी खेल आयोजन है उनको थोड़ा सा याद रखना है। मुख्य रूप से आपको ओलंपिक तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ओलंपिक याद रखना है फीफा का, ठीक है। और इसके अलावा क्रिकेट से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है व्यापम वालों को, तो क्रिकेट के बारे में आप याद कर लेना। करंट अफेयर आपका इसी के साथ खत्म हो जाता है। करंट अफेयर में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। करंट अफेयर आपको एक बार में याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आप आज पढ़ लिए, पढ़ बस लिए, है ना, रट्टा नहीं मारना है, आज पढ़ बस लिए। कल भी आप 1 घंटे निकाल कर टाइम इसी को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से 3-4 दिन बाद पढ़ लेना, एग्जाम आ जाएगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।